अगर हम अपना कल्याण चाहते, अपने समाज की समस्याओं का हल करना चाहते, तो हमें अपना लोकतांत्रिक विकल्प तैयार करना हो। लोकतंत्र में दो चीजें फॉलो करना जरूरी है। विरोधी पक्ष होना चाहिए, दूसरा इलेक्शन जो है स्वच्छ रूप से होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। वामसेप संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन राजनीतिक प्रबोधन करना उसका काम है। ये वामसेप के लोग मूल निवासी का प्रचार कर रहे हैं कि अगर हमारे लोगों के हक अधिकार तुम नहीं दोगे तो जो डेमोक्रेटिक ढंग से हम लड़ रहे हैं उनके सामने मरो या मारो की स्थिति आ जाएगी। यदि हमारे लोगों के हालात ऐसे ही रहते हैं, दूसरा यूज करना पड़ेगा। वो रहेंगे इस भूमि पर या हम रहेंगे। जब आर्य भारत में आए, ये वर्ण व्यवस्था हमारे ऊपर आई थोपी, हिंदू मतलब ब्राह्मण नहीं होता। बाबा साहब कह रहे हैं कि हम हमारे देश के 80% ओबीसी के लोग और 20% एससी एसटी के लोग 100 हो गए। वो लोग भारत की गिनती में नहीं है। आर्य ब्राह्मण विदेशी है, वो यहाँ का है नहीं, वो हमारी गिनती में है नहीं। डेमोक्रेसी भारत के मूल निवासी लोगों ने निर्माण की हुई कल्पना है, तथागत बुद्ध के आंदोलन से सारे दुनिया में फैली है। मंच पर उपस्थित हमारे साथी आमंत्रित वक्तागण, कृष्ण कुमार जानू जी, अशोक बसोत्रा जी, प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी और साथियों, अब वास्तव में मेरी परीक्षा है कि ये 2 बजे का समय हो गया है खाने का, और इस विषय के ऊपर जो लोग बोले एक से बढ़कर एक ऊंची पट्टी में बोले, तो इसलिए अब हमारे लिए एक परीक्षा का समय है। साथियों, वैसे ये विषय जो चर्चा के लिए रखा, ये विषय भी ऐसी परिस्थिति से निर्माण हुआ है जिस वक्त हम सब लोगों की परीक्षा चल रही है। मेरे अकेले की नहीं है, मेरे से लेके यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जनरेशन से लेके आखिरी में जो हमारे इस जनरेशन में यंग जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, हम सब लोगों की परीक्षा चल रही है। और उस परीक्षा की गुरु किल्ली, उसकी तैयारी करने की ये गुरु किल्ली जो है, ये हमको बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में उपलब्ध हुई है। ये मान के चलो कि भी परीक्षा हॉल में जाना है, इधर भोजन हॉल में जाना है खाना खाने के लिए, तो उससे पहले जल्दी जल्दी जितना पढ़ते हैं, परीक्षा हॉल में जाने से पहले जितना जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, वो बड़ा काम का होता है और तुरंत काम में आने वाला होता है ना? क्योंकि अगर वो सवाल आ गया, वो सवाल अगर आ गया तो सही आपका जो है, सही समय पर आपका आंसर लिखा जाएगा, अच्छे नंबर पाओगे। तो परीक्षाएं होती है जीवन में, जो परीक्षाएं देते हैं वही उभरते हैं, जो सहभागी होते हैं परीक्षाओं में, उन्हीं की संभावना होती है कि वो कुछ नंबर उसमें पाए। कुछ कम पाएंगे, कुछ ज्यादा पाएंगे, लेकिन जो सहभागी नहीं होते उनको कोई नंबर नहीं मिलते। हम सब लोग सहभागी हैं इस मंथन में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पंजाब से हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में, कमांड के रूप में दिया था। उसके जो 3 महत्वपूर्ण पहलू है वो यहां पर हाईलाइट हो गए हैं। आप लोगों के मानस पटल पर 3 चीजें, 3 परिकल्पनाएं दौड़ा दी गई है, और उसमें सबसे पहली है कि
अगर हम अपना कल्याण चाहते, अपने समाज की समस्याओं का हल करना चाहते, तो हमें अपना लोकतांत्रिक विकल्प प्रस्तुत करना होगा, तैयार करना होगा। ये वैसे बाबा साहब ने राजनीतिक भाषण दिया था, तो इस लोकतांत्रिक विकल्प का मतलब, पर्याय का मतलब राजनीतिक दल से ही है। लेकिन हम लोगों ने वहां पर राजनीतिक शब्द नहीं लिखा। कुछ हमारी अपनी सीमाएं हैं, या उसको ना लिखने से और ज्यादा व्यापक होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा कि फिर हर चीज में लागू पड़ेगा। यह नहीं कि और पार्टी का विकल्प होना चाहिए। जैसे जानू जी ने जितने संगठन बनाए, बताए, वो चला रहे हैं, तो हर चीज का हमारे पास इलाज होना चाहिए, उसका विकल्प होना चाहिए। हर वो फ्रंट जहां से हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है, उसकी प्रतिरक्षा हमारे लोगों की हमें करनी होगी। इसका ये संदर्भ है। दूसरा जो है, वैसे बहुत ही जेनरिक सेंस में कहा गया कि लोकतंत्र में दो चीजें फॉलो करना जरूरी है, कि एक, चर्चा करने के लिए, सुदृढ़ चर्चा करने के लिए, निर्णय बनाने के लिए एक सक्षम विकल्प होना चाहिए, एक मजबूत विरोधी पक्ष होना चाहिए, विकल्प नहीं, विरोधी पक्ष होना चाहिए। और दूसरा, इलेक्शन जो है वो स्वच्छ रूप से होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये एक साथ बोला गया, ये दूसरा है। और तीसरी बात इस पैम्फलेट में हमने जो हाईलाइट की है, वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उसी में सबको जोड़ूंगा। अब बहुत जल्द आप लोगों को खाना खाने के लिए फ्री करूंगा, क्योंकि कुंजी बतानी है, कीली की बतानी है कि कैसे ये विकल्प निर्माण होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस भाषण में, 3 भाषणों में, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो गया जब हमने पैम्फलेट प्रकाशित कर दिया। इस अधिवेशन का पैम्फलेट प्रकाशित करने के बाद एक प्रतिक्रिया हुई, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि अधिवेशन का पैम्फलेट जब फील्ड में गया, दोनों भाषाओं में, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश भी था, तो पंजाब में जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, मैं नहीं भी बोलूंगा आम आदमी पार्टी, तो आपको पता है, तो बोल दिया तो क्या हो गया, जब पता ही है ना। भामसेब संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन राजनीतिक प्रबोधन करना उसका काम है, समझ रहे आप। तो इसलिए वो पार्टी ने, एक हमारे मूल निवासी समाज के व्यक्ति, वो कह रहे मुझे मूल निवासी मत कहो। कहूं क्या नहीं कहूं, बताओ। है मूल निवासी, वो कह रहा है मुझे मूल निवासी मत कहो। कहूं क्या नहीं कहूं। हमारे मूल निवासी समाज के व्यक्ति जसवीर सिंह गरही एससी कमीशन के चेयरपर्सन है पंजाब में, पहले बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष थे पंजाब में हमारे। उनको इस ड्यूटी पे लगाया
कि तुम जाओ पब्लिक में, ये बामसेब के लोग मूल निवासी का प्रचार कर रहे हैं, तुम जाके ये बताओ कि बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार आर्य बाहर से नहीं आए, यही के है। ये प्रतिक्रिया हुई हमारे पंपलेट की, उसका वीडियो मेरे पास, लंबा वीडियो 1 घंटे का। हमारे कार्यकर्ता हैं लुधियाना से, राजिंदर, बस्ती जोधावाल में रहता है राजिंदर, कार्यकर्ता मूल्य संघ में बहुत काम किया है। उसने जब ये हुआ तो तुरंत उसने मुझे उसका वीडियो भेजा कि सर ये आदमी है जसवीर सिंह गरही, और ये हमारे समाज में, क्योंकि बीएसपी में था तो बहुत लोग इसको जानते हैं, इसको उन्होंने खरीद लिया। ठीक किया क्या भाई? ये कह रहे प्रोफेसर ठाकुर खरीदा नहीं, ठीक किया उसको, ठीक। ये जसवीर सिंह गरही को अपनी गृहस्थी में ठीक कर लिया उन्होंने। तो भेजा मुझे, मैंने उसको सुना। वो आदमी इतनी दंभता से, क्रूरता से बैठे हुए लोगों को कह रहा है, बताओ जी कितने लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा? बेचारे लोग वहां पर, उनको क्या पता था कि ये परीक्षा लेगा यहां पर। मुझे वो बोल रहा है कितने ने बाबा साहब को पढ़ा, कितने ने वॉल्यूम पढ़ा। मतलब ऐसे लोगों को प्रबोधित करने के बजाय उनको डरा देना, जैसे कि उसने सारा पढ़ लिया। मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो लाइव देख रहे वो लोग, तो कि क्या ये जसवीर सिंह गरही ने बाबा साहब के साले वॉल्यूम पढ़ लिए? अगर पढ़ लिए हो तो बता दे कि उसका वजन कितना है। भाई उसका कोई वजन बनता होगा ना। अब ये आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछ रहा हूं उसको कि जसवीर सिंह गरही बताओ, बाबा साहब के 23-25 वॉल्यूम का फोटो एल्बम का भी एक वॉल्यूम है, शायद उसने देखा भी नहीं होगा, वजन कितना है बता। और जितना उसका वजन है उसको ढोने की ताकत तेरे गर्दन में है क्या बता? सुन रहा होगा। माथे में तो गया ही नहीं मैं उसके, मैं बस उसकी गर्दन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब ने उस भाषण में कहा कि अगर हमारे लोगों के हक अधिकार तुम नहीं दोगे तो जो डेमोक्रेटिक ढंग से हम लड़ रहे हैं उनके सामने मरो या मारो की स्थिति आ जाएगी। फिर तुम सोच लेना। ये ऐसा, मतलब नॉर्मली इतने महान व्यक्ति ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए ये बाबा साहब ने ऐसा बोला। मुझे भी उसमें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना गहन बाबा साहब ने कैसे बोल दिया कि भाई फिर हमारे लोगों के सामने अल्टरनेटिव जो है वो नहीं बचेगा, तो वो फिर वो अपने ढंग से उसकी व्यवस्था करेंगे। और ये मैं पढ़ रहा हूं, अच्छा हुआ मिल गया मुझे। कह रहे आई वॉन्ट टू गिव ए वार्निंग टू दीज हाई कास्ट पीपल। देखिए ये शब्द बाबा साहब के हैं, और ये जो है ये उन्होंने, उनका जो ये भाषण पटियाला में हुआ वहां का है, और ये मुझे लगता है ये आखिरी भाषण था उस श्रृंखला में, करीब 29 का ही है। जा रहे थे फिर यहां से, 4 दिन रुके थे पंजाब में। जाते समय बोला आई वॉन्ट टू गिव वार्निंग टू दिस हाई कास्ट पीपल दैट
इफ आवर कंडीशंस रिमेन एज दे आर टुडे, यदि हमारे लोगों के हालात ऐसे ही रहते हैं, then they will have to use some other means, दूसरा हथियार यूज करना पड़ेगा। मीन्स का मतलब क्या होता है? हथियार। दूसरा हथियार यूज करना पड़ेगा। Either they will live here, देखो फोर से पढ़ रहा हूं, either they will live here or we will live here, हम रहेंगे या वो रहेंगे, वो रहेंगे इस भूमि पर या हम रहेंगे। ये क्यों कहा? क्योंकि उससे पहले एक चीज कही, वो जो पहला भाषण था, ये कहा When the Aryans came to India, जब आर्य भारत में आए, जसवीर सिंह कह रहा, बाबा साहब कहते आर्य यहीं के। अब उसको उसके कान का ऑपरेशन, आंखों का तो उसको कर लेना चाहिए, और मैं बोल रहा हूं अगर सुन रहा हो तो कान का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उसको। तो बाबा साहब कह रहे व्हेन द आर्यन केम टू इंडिया, आर्य जब भारत में आए, वर्ना सिस्टम केम इनटू फोर्स, ये वर्ण व्यवस्था हमारे ऊपर आई, थोपी। पीपल वेर गिवन द रैंक इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, जन्म के आधार पर लोगों को रैंक किया। सम वेर कॉल्ड ब्राह्मण्स, सम क्षत्रियाज, some Vaishyas, some Shudra and others untouchable। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्यों के बारे में कहा। बीरघी कह रहे हैं, ये आरएसएस का फार्मूला है, वो जाते हुएर्दी शुद्राज में। भाई कैमरा आशीष कवर करता है क्या झूम में? 7 नंबर का है ये किताब, है ना? तो ये 7 नंबर की किताब है हु वेर दी शुद्राज। हु वेर दी शुद्राज का रेफरेंस देके बिरघी जी कह रहे हैं, इस किताब में बाबा साहब ने लिखा आर्य यही के हैं, बाहर से नहीं आए। 1 घंटा तक बोलता रहा। मैं बस 3-4 लाइन पढ़ता हूं, इसमें से प्रीफेस की लाइन पढ़ता हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की हु वेर दी शुद्राज किताब है, इसका प्रीफेस है। उसके दूसरे पन्ने पे लिखा है, प्रीफेस के दूसरे ही पन्ने पे लिखा है, व्हाट इज दैट इज नोटवर्दी अबाउट दिस बुक। इस किताब में ध्यान देने योग्य कौन सी की चीज है? अनडाउटेडली द कंक्लूजन विच आई हैव रीच्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माई इन्वेस्टिगेशन। जो मैंने खोज की उसका जो कंक्लूजन है वो ध्यान देने योग्य है। तो क्या है? 2 क्वेश्चंस आर रेज्ड इन दिस बुक। इस किताब में 2 सवाल उठाए गए हैं। 1, हु वेर दी शुद्राज, क्योंकि किताब का नाम ही है हु वेर दी शुद्राज, और क्वेश्चन मार्क में है, ये पहला सवाल है। एंड 2, हाउ दे केम टू द 4th वर्ना ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी, क्वेश्चन मार्क। इंडो आर्यन सोसाइटी में शूद्र कैसे पैदा हुए? भारत में नहीं, भारत में नहीं, इंडो आर्यन सोसाइटी में शूद्र कैसे पैदा हुए? भारत के शूद्र की बात नहीं है। गूगल करो, अभी आपने फोन में गूगल करो, पूछो गूगल को इंडो आर्यन का मतलब क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आर्य शब्द को उन्होंने इतना प्रचलन में लाया, जैसा शूद्र शब्द का मीनिंग खत्म हो गया था,
तो उसका कानून यहां के लोगों के ऊपर लगा दिया गया। वैसा इसका अर्थ है। इंडो आर्यन इसलिए लिखा जा रहा है कि दिल्ली में अगर बिहारी रहता है, जालंधर में अगर बिहारी या दिल्ली का आदमी रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? दिल्ली का बिहारी, ऐसा बोलेंगे ना। और ये आर्यन को मैं सपोज ऐसा कहता हूं, इंडो ईरानी, इंडो फारसी, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? जब मैं कहूंगा इंडो ईरानी लोगों में वर्ण व्यवस्था में शूद्र कैसे पैदा हुए, क्या भाव पैदा होगा? भारत में चर्चा चल रही है, ऐसा लगा क्या? चर्चा कहां की कर रहा हूं फिर मैं? ईरान की। फुले साहब लिख रहे हैं ना, ये ईरान इराक से होकर के इधर आए, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं आपको समझने के लिए। ये इंडो ईरानी अगर मैं कहता तो वो ईरान के लोग जो भारत में रहते हैं, आज की तारीख में नगण्य है, उनको कोई भारत का नहीं समझता। लेकिन आर्य समाज का इन्होंने ऐसा प्रचलन कर दिया आर्य शब्द का, लोगों को लगता है आर्य शब्द भारत का ही है। नहीं है। बिरगी, ओए जसवीर सिंह बिरगी, सुन रहे क्या? इंडो आर्यन का मतलब होता है जो भारत में रहने वाले बाहर के आर्य लोग हैं, वो उसका मीनिंग होता है। और किताब के पहले ही लिख दिया और आगे जाके ये बता दिया कि उनके समाज में शूद्र पैदा हुए। दूसरी लाइन पे लिखा है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन द आर्यन सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड only 3 varnas, namely Brahmin, Kshatriya and Vaishya. 3, the Shudras did not form separate varna. शूद्र अलग नहीं थे, वो उन्हीं के अंदर के थे, आर्यों के अंदर के। They ranked as part of the Kshatriya varna in the Indo-Aryan, again Indo-Aryan society. Indian society नहीं, भारतीय समाज नहीं, Indo-Aryan society। ये आर्य जो हमारे देश में घुसा है उनकी बात। And the fourth, there was a continuous feud between the Shudra kings and the Brahmins, in which the Brahmins were subjugated to many tyrannies and indignities. As a result, fifth, as a result of the hatred towards the Shudra generated by their tyrannies and oppressions, the Brahmin refused to perform Upanayana of Shudras. ब्राह्मणों ने अपने ही समाज के जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। Owing to the denial of Upanayana, the Shudras who were Kshatriyas became socially degraded, fell below the rank of the Vaishyas, and thus came to form fourth varna. This happened in the Indo-Aryan society. भारत में रहने वाले आर्यों के बीच में हुआ। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्यों ये किताब लिख रहे? इतना कह के मैं भाषण खत्म करता हूं। वो पहले पन्ने पे लिखा है। पहले पन्ने में क्या लिखा है कि but there is no doubt that excluding the untouchables, the Shudras form about 75 to 80% of the population of Hindus. हिंदू मतलब ब्राह्मण नहीं। इधर पाशा साहब बैठे हुए हैं, वो उसके ऊपर उनका बहुत अच्छा किताब भी है, साहित्य यहाँ बिका भी जा रहा होगा। हम बचपन में छोटे थे, उनके बहुत भाषण सुने कि हिंदू मतलब ब्राह्मण नहीं होता। और हिंदू शब्द ये बाहर के मुस्लिम शासक लोगों ने दिया हुआ है, यहाँ के मुसलमानों ने नहीं। बाहर के मुस्लिम शासक लोगों ने यहाँ की प्रजा को दिया हुआ संबोधन है, जो ब्राह्मण उसको स्वीकार नहीं करता। बाबा साहब यहाँ पर हिंदू शब्द प्रयोग किए, मतलब भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं। भले उनके लिए गलत शब्द है, लेकिन वो उनको बताने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आज इसी नाम से वो जाने जा रहा है।
इसलिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बाबा साहब कह रहे हैं कि हम हमारे देश के 80% ओबीसी के लोग और 20% एससी एसटी के लोग कितने हुए? 100 हो गए, 90 भी नहीं, 100 हो गए। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर उनको माइनस करके बात कर रहे हैं। समझ रहे आप समीकरण? गिनती में भी नहीं बाबा साहब की, वो लोग भारत की गिनती में नहीं है। बाबा साहब के अनुसार हिंदू समाज में 80% ओबीसी है और 20% एससी एसटी है। आर्य ब्राह्मण विदेशी है, वो यहाँ का है नहीं, वो हमारी गिनती में है नहीं। ये तो साथियों, अगर किसी को मिर्ची लगी है, अगर इधर हमने सब्जेक्ट रखने से किसी को मिर्ची लगी है तो थोड़ा कुरेदना भी चाहता हूं और ज्यादा लगेगी, और चाहते होंगे तो नमक भी लगा दूंगा और मजा आएगा। ऐसा हमारे पास साहित्य है उपलब्ध बाबा साहब का। इसलिए साथियों, डंके की चोट पर अगर अल्टरनेटिव खड़ा करना है तो बाबा साहब ने बोला डेमोक्रेसी भारत के मूल निवासी लोगों ने निर्माण की हुई कल्पना है। ये तथागत बुद्ध के आंदोलन से सारे दुनिया में फैली है। ये हमारी इंडिजिनस, ये हमारी विरासत है, ये हमारी अपनी मूल निवासी विरासत है। लोकतंत्र हमारे देश में बाहर से नहीं आया है। बाबा साहब ने संविधान का काम खत्म करने के बाद ये पब्लिक में भी बोला है, ये हमने बाहर फ्रैटर्निटी के, जस्टिस के। तो साथियों, अगर हमें अल्टरनेटिव खड़ा करना है, जो बाबा साहब कह रहे हैं अल्टरनेटिव खड़ा करो, वो अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है और चाबी मेजर क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, वीआईपी क्वेश्चन, अल्टरनेटिव कैसे खड़ा करना है। सारी चर्चा करने के बाद अगर अल्टरनेटिव पे हम नहीं पहुंचे तो बाबा साहब की ये कुंजी हमारे काम नहीं आएगी। हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस आइडेंटिटी में लोगों को ऑर्गेनाइज करके पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा करना पड़ेगा। ये अल्टरनेटिव है और वो डेमोक्रेटिक थे, आज नहीं है। उनको डेमोक्रेटिक बनाने का काम एक किताब बोरकर साहब ने लिखी है, संसदीय लोकतंत्र के सफलता सूत्र। ये जो भाषण इधर में पढ़ रहा था, वो भाषण संकलित करके बोरकर साहब ने उसका प्रीफेस लिख करके उसको प्रकाशित किया है। यह आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप बामसेब या हमारे अपशूट के लोगों से वो किताब लो। 2 किताब है, छोटी छोटी। नारा लगाते हो ना, 2 बातें मोटी मोटी, लगाते नहीं लोग नारा सबको। अभी रोटी तैयार है, लेकिन वो 2 किताब, इसेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र के सफलता सूत्र, वो उपलब्ध होंगी, उसको आप खरीदो। मूल निवासी आइडेंटिटी के आधार पर अगर हम ऑर्गेनाइज होंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। खत्म करने से पहले, क्योंकि मैं सत्र का जो आखिरी वक्ता हूं और इसकी अध्यक्षता मेरे तरफ है, 2-3 बातें जो हमारे वक्ताओं ने हमें सजेस्ट की, उसके ऊपर मैं अपना दृष्टिकोण रखूंगा और इस सत्र का हम समापन करेंगे। एक बात वकील साहब ने बताई, बसोत्रा साहब ने, कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसके ऊपर हमें चिंतन करना जरूरी है। यहां जो जिसकी कहा,
तो उसकी कौन है? अगर नारे में जिसकी कहा तो उसकी वो होना चाहिए जो डल्ला मार के बैठा है, जिसका हक नहीं बनता वो बैठा है, उसका मीनिंग उसकी होना चाहिए। उसका मतलब जाट की नहीं होना चाहिए, उसका मतलब जाटों की नहीं होना चाहिए, उसका मतलब तेली की नहीं होना चाहिए, उसका मतलब कुर्मी की नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने जो कर दिया वो भारी पड़ रहा है, वो हमको भारी पड़ रहा है, क्योंकि हम अलग है। बुनियाद क्या है? लड़ाई किस चीज की है? हम इस देश के मूल निवासी है, वो विदेशी है, ये हमारी पहचान है। हम जाति के हैं, हम चमार है, हम वाल्मीकि है, पासी है, महार है, ये नहीं। साथियों, अंतिम में खड़ा होकर भी सुन रहे हैं, कह रहा हूं, ये हम नहीं है, और उस संख्या के आधार पर हमको नहीं चाहिए। देने वाले दे भी नहीं सकते, फ्रैक्शन बनेगा, उसका औकात भी नहीं है। इसका मतलब इस देश की सत्ता के ऊपर कब्जा कर बैठा विदेशी, उसकी संख्या तक नहीं है राज बनाने की, तो उसकी क्या भागीदारी होनी चाहिए? पूरी भागीदारी हमारे लोगों की होनी चाहिए, और मूल निवासी आइडेंटिटी के आधार पर होनी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। उसका विचार दिमाग से निकाल दो। कोई बैठा हो कि मैं आ गया हूं इधर इस पंडाल में, अपनी एक ही जाति का हूं, मेरे जाति का इधर कोई नहीं दिख रहा, तो मुझे प्रतिनिधित्व दे दो। जाति की भावना ले करके कैंप के अंदर ये आंदोलन नहीं चला पाएंगे हम। वो उसका हथियार है, वो जो आपके आंदोलन ने शुरू किया वो उसने उल्टा आपके ऊपर फेरा है और सब कैटेगराइजेशन कर रहा है। तो ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा अब हमारे काम का नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में उन्होंने बिठाया, जिनके माध्यम से प्रचारित करवाया, वो लोग उसमें से अपनी लेके बैठ गए, क्योंकि उनके दिमाग में वो नारा वैसा हो गया। इसलिए ये हमको नारा क्या बनाना पड़ेगा? अबुआदिसुम अबुआरा, ये होना चाहिए। उस संख्या बिंख्या छोड़ो, अरे संख्या की चिंता तो उनको करनी पड़ती जिनकी है ही नहीं। और इस भूमि पर, इस वातावरण में उनकी फर्टिलिटी भी नहीं है, उनकी पैदाइश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लैंड के वो लोग नहीं है। कहां से बनाएंगे? कहां से बनाएंगे? दूसरों को आदर्श बनाते हैं, मुसलमानों को आदर्श बनाओ, मुसलमान बहुत पैदा कर। अबे वो यहां का है मुसलमान, इस आबो हवा का है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये ओबीसी, यही सब आबो हवा के है। तो बोलते लालू को 12 बच्चे हैं, तो इधर का है ना, इसलिए 12 है। बाहर के आने वाले को इधर इतने नहीं होते, जेनेटिकली कंडम हो जाता है वो, उसकी है ही नहीं। तो इसलिए वो नारा देने की जरूरत नहीं है। हमारा नारा, हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए, ये हमारा बड़ा राज नारा होना चाहिए। साथियों, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बाबा साहब के भाषा में हरिजन का शब्द आया, काय के लिए आया? बाबा साहब ने हरिजन कहा, काय के लिए कहा? उन्होंने कहा, रमाकांत जी ने स्पष्टीकरण दिया, मैं समझता हूं वो ज्यादा देना चाहिए, कहीं भूल चूक ना हो जाए, है ना। उसका कहने का सार ये नहीं था, ये कहना मेरा काम है यहां पर, इसलिए कह रहा हूं। क्या है? हरिजन बाबा साहब ने उन लोगों को कहा जिनका टट्टू के रूप में कांग्रेसी यूज करते थे,
तो गुस्से में कहा, उपहासात्मक कहा, तंज कसा हमारे उस आदमी के ऊपर जो उधर को जा रहा है, इसलिए कहा। बाकी बाबा साहब ने उनको संबोधित करने के लिए ये शब्द नहीं कहा। मैं इसको और एक बार आपके सामने कहना चाहता हूं। जानू जी ने कहा कि ये जो हमारा जो राष्ट्रगान है तन मन धन, उसके ऊपर ये अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो देश के संविधान और उसकी जो प्रतीक है उसके खिलाफ होगा, तो इसका कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अभी ये 2006 से हम कर रहे हैं, अभी नहीं हुई, हो सकती है, मैं मानता हूं हो सकती है करके इसको करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर अब तक नहीं हुई तो मैं समझता हूं उसकी हिम्मत नहीं हो रही और अगर करे तो ये जब लाने वाला मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था, इसको पब्लिश करने वाला भी मैं था। 50 साल का हो गया हूं, अगर जेल में भी डालना चाहे तो मैं तैयार हूं जी, बजाओ ताली। कुछ कंट्रोवर्सी तो होगी, मुझे अगर जेल में डालेंगे, ये तूने कैसे बनाया, क्यों प्रचारित किया, कहीं पर हो जाए तो बोलना संजय इंगोले ने किया, मेरा नाम बता देना, मैं उनको बता दूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गाना देश के लिए लिखा, जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने डायरी में लिखा, ये मैंने तंज कसा नेहरू के ऊपर। नेहरू मुझे पीछे पड़ा हुआ था कि जॉर्ज पंचम आ रहा है, उसके सम्मान में कुछ गाना लिखना है तो लिखो लिखो लिखो, तंग कर दिया उसने। गांधी ने भी फोन किया कि लिख दीजिए टैगोर साहब, लिख दीजिए। तो मैंने कहा जो तंज कसा, इनकी इतनी अकल भी नहीं थी कि इनको समझ में नहीं आया मैंने इनको क्या गाली दे दी। क्यों? जन गण मन अधिनायक, अधिनायक में डिक्टेटर, डिक्टेटर तेरी जय हो, डिक्टेटर तेरी जय हो, बोलते रहते। डेमोक्रेटिकली पास हो गया इसलिए बोलते रहते हैं। तो जब जन गण मन कई सरकारी कार्यक्रम में चलेगा, हम भी बोलते हैं, आज भी बोलूंगा। मेरे देश के संविधान में मेरा विश्वास है, मैं अपने देश के संविधान का जो है सम्मान करता हूं। जो भी पारित हुआ, सही गलत जो भी है, मैं उसके साथ हूं। लेकिन हम भारत के मूल निवासी, अगर हमें मौका मिले तो हम उसका भी अमेंडमेंट कर सकते भाई। मैं उस प्रक्रिया चला रहा हूं। मेरी व्यक्ति स्वतंत्रता है, मेरी विचार स्वतंत्रता है, मेरा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब भी आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं। आप हमारे हित में सोच रहे, आप हमको बता रहे, हाँ, लेकिन हम चाह रहे कि कुश्ती हो जाए। मैं मतलब तैयार बैठा हूं। मेरा बाप पहलवान था, मैं लगता नहीं हूं पहलवान का बेटा, लेकिन मेरा बाप पहलवान था। कुछ गुण उसने सिखाए हैं, बिना हाथ लगाए चित कर दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।